अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज हम लेक्चर नंबर 4 ईटा मेडिकल 2022 के पेपर का फिजिक्स पोर्शन का ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपके साथ 30 MCQs शेयर किए थे। अभी 31 से हम स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो स्टेटमेंट है फिजिक्स पोर्शन में वो ये है कि radiations emitted by warm-blooded animals के बॉडी से मेजॉरिटी कौन से रेडिएशंस इमिट होते हैं? ऑप्शन ए विजिबल, ऑप्शन बी में है जनाब अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन सी में हमें गिवन है इंफ्रारेड और ऑप्शन डी में है एक्स-रेज। तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि हार्मफुल रेडिएशंस ह्यूमन बॉडी ना एब्जॉर्ब करता है ना इमिट करता है नेचुरली, लिहाजा एक्स-रेज और अल्ट्रावायलेट तो बिल्कुल गलत है, ये तो हार्मफुल रेडिएशंस हैं। बाकी इंफ्रारेड रेडिएशंस आर लो क्वालिटी लो एबिलिटी रेडिएशंस और यही ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से सबसे ज्यादा इमिट होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 32 फिजिक्स पोर्शन पेपर ईटा मेडिकल 2022 सेकेंड क्वेश्चन या 32 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि विच फोटॉन मूव्स with largest speed in vacuum। भाई कौन सा फोटॉन सबसे ज्यादा स्पीड के साथ मूव करता है वैक्यूम में? तो ऑप्शन ए आपको मिला है गेमा फोटॉन, ऑप्शन बी में हमारे पास है विजिबल फोटॉन और ऑप्शन सी में हमारे पास है इंफ्रारेड फोटॉन और ऑप्शन डी में माय डियर स्टूडेंट्स हैं कि ऑल मूव विद सेम स्पीड। तो याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इनका वेवलेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन सबका स्पीड सेम रहता है बिकॉज c इज इक्वल टू f लैम्डा। और आप जानते हो कि c स्पीड ऑफ फोटॉन है, ये स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटॉन है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, तो जिस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा और जिस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, लेकिन सबका c यानी स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो ऑल द फोटॉन्स विल मूव विद सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? इसका स्टेटमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स दैट नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आई थिंक ये वो क्वेश्चन है जो क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये किस चीज के इक्वल आता है? ऑप्शन ए इंस्टेंटेनियस स्पीड और ऑप्शन बी यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन सी एवरेज स्पीड और ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड। तो जनाब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एवरेज स्पीड। और आई थिंक आप सबको पता है अच्छी तरह, क्योंकि जब डेटा में टोटल वैल्यू आ जाए तो वो एवरेज बन जाता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड, total displacement divided by total time average velocity, total change in velocity by total time average acceleration, total work divided by total time तो average power। लिहाजा net displacement divided by total time will give you average velocity और ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का स्टेटमेंट है फॉर यू पीपल, इसमें है कि half life of radioactive sample
half-life of a radioactive element predicts what? ये क्या प्रिडिक्ट करता है? ऑप्शन ए होल लाइफ का मतलब है कि रेडियोएक्टिव सैंपल मुकम्मल तौर पर जीरो हो जाए। ऑप्शन बी टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ एटम्स, ये हाफ एटम्स का टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन बताता है। और ऑप्शन सी इट टेल्स अस अबाउट डीके ओनली, ये हमें डीके के बारे में बताता है। और ऑप्शन डी इट रिप्रेजेंट्स टोटल टाइम फॉर स्टेबल एटम्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो याद रखें हाफ लाइफ मीन आधी जिंदगी, और ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई या एटम्स हैं। वो खास टाइम जिसमें एग्जैक्ट आधी मिकदार या आधे न्यूक्लियाई या आधे एटम जाया हो जाए और आधे बाकी रह जाए, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इट मींस कि हाफ लाइफ हमें सिर्फ ये बताता है कि कितने टाइम में आधे न्यूक्लियाई या आधे एटम डिसइंटीग्रेट होंगे। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? 35 है कि इन कंडक्टिंग वायर करंट इज ड्यू टू, इन अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर में करंट इज ड्यू टू, करंट किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इट इज बिकॉज ऑफ आयंस, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ होल्स, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग वायर में हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और उसकी वजह यह है कि फर्ज करो ये एक कंडक्टर है, लेट मी कंसीडर ये एक कंडक्टर है। आप जानते हैं कि इसके अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स इस तरह के, फर्ज करो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इसी तरह के एटम्स होते हैं। जब आप लोग इस कंडक्टर को वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हो तो क्या होता है? ये होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है। सारे इलेक्ट्रॉन पर डबल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ देते हैं, तो आपके पास दो आयंस बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बजाते खुद नेगेटिव और ये बाकी न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो दोनों मोशन नहीं करते। याद रखिए ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये मैसिव होते हैं, इनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो ये रेस्ट में रहते हैं। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में घूमना शुरू करते हैं और ये आपके लिए करंट डेवलप करते हैं। लिहाजा द करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव चार्जेस ऑफ न्यूक्लियाई या आयंस रिमेन्स एट rest in conductor, and there are no holes exist in conductors. Keep in your mind, holes exist in semiconductors. Question number 36. Question number 36 में है कि shortest wavelength possible is, shortest wavelength among the following, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? ऑप्शन ए में है लेमन सीरीज, ऑप्शन बी में है हमारे पास बार्बर सीरीज, ऑप्शन सी में है हमारे स्टूडेंट्स पास्टन सीरीज, और ऑप्शन डी में है ब्रैकेट सीरीज। किन का वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगा? तो बहुत आसान है, बेशुमार तरीके हैं। हम फ्रीक्वेंसी से ले सकते हैं, एनर्जी से ले सकते हैं, रीजन से ले सकते हैं, गैप से ले सकते हैं कि इनमें से कौन किस रीजन में है, उसके मुताबिक वेवलेंथ ले सकते हो। एनर्जी क्या होते हैं उससे ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी से ले सकते हो, बाल्मर फार्मूले से ले सकते हो। लेकिन आसान ये है कि याद रखना वेवलेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप ऑफ ट्रांजिशन। जिसका गैप ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा हो
गेप ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है हाई ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाना। तो जितना ये गेप ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा। और याद रखिए गेप ऑफ ट्रांजिशन जो होता है वो लाइमन के लिए मैक्सिमम होता है, इसीलिए लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें गेप ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट होता है और बाकियों में इसमें फ्रॉम इंफिनिटी टू सेकेंड ऑर्बिट, फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड ऑर्बिट एंड फ्रॉम इंफिनिटी टू फोर्थ ऑर्बिट। लिहाजा इसी में गेप ऑफ ट्रांजिशन बड़ा है, इसी का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो स्टेटमेंट है आपके लिए लिखता हूं कि रेडिएटिविटी कैन नॉट बी रेडिएशंस, इसमें है जनाब कि रेडिएशंस कैन नॉट बी जेनरेटेड, वो रेडिएशन जो हम पैदा नहीं कर सकते बाय ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। इनमें से वो रेडिएशन बताओ जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में ऊपर से नीचे जंप लगाने से पैदा नहीं हो सकते। एंड द करेक्ट ऑप्शंस आपको बताता हूं, लेकिन गिवन ऑप्शन है इंफ्रारेड और ऑप्शन बी है अल्ट्रा वायलेट और ऑप्शन सी है एक्स रेज और ऑप्शन डी है गामा रेज। आपसे पूछा जा रहा है कि वो रेडिएशन या वो फोटॉन बता दो जो इलेक्ट्रॉन के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप से हमें नहीं मिलते हैं। सो जनाब द करेक्ट आंसर इज गामा रेज। रीजन क्या है वो सुने। इंफ्रारेड हमें मिलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये हमें मिलते हैं और ये मिलते हैं जनाब पास्टन सीरीज में। पास्टन सीरीज में हमें हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन से इंफ्रारेड मिलता है। अल्ट्रावायलेट हमें मिलता है लेमन सीरीज में, लेमन सीरीज में हमें अल्ट्रावायलेट मिलता है और एक्स रेज हमें मिलता है टंगस्टन के ट्रांजिशंस में। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाएं और आपको गेमा दे दें। गेमा तब इमिट होता है या पेयर इनहेलेशन होता है और या रेडिएटिविटी। सो द सोर्सेस टू प्रोड्यूस गेमा रेज इज रेडिएटिविटी और इनहेलेशन, ये ट्रांजिशन से पैदा नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास और 38 नंबर का स्टेटमेंट है कि रेडियोएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। इनमें से रेडियोएक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन ए, द फर्स्ट ऑप्शन इज इनिशियल न्यूक्लियाई, ये गलत है। डिके लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिके डिपेंड्स अपॉन इनिशियल न्यूक्लियाई, तो ऑप्शन लिखने के साथ ही कह रहा हूं कि गलत है। डिके लॉ के मुताबिक इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड है टेम्परेचर, मैं आगे नहीं जा रहा, लिखने से पहले आपको बता दूं कि यही ऑप्शन ठीक है। रेडिएटिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वरना हर रेडिएटिव एलिमेंट के साथ एक टेबल मिलता कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी एक्टिविटी इतनी होगी, 20 पर इतनी होगी, 30 पर इतनी होगी, 1000 पर इतनी होगी। जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं सबकी रेडिएटिविटी या रेट ऑफ डिके गिवन है और कोई टेम्परेचर मेंशनिंग इसके साथ नहीं है। या और सिंपल करूं कि यूरेनियम की रेडियोएक्टिविटी या एक्टिविटी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक सारे टेम्परेचर्स पर सेम रहती है। तो टेम्परेचर ही वो ऑप्शन है जिस पे ये डिपेंड नहीं करता। और ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है कि नेचर, तो भाई नेचर पे तो डिपेंड करता है, वरना फिर यूरेनियम, रेडॉन, रेडियम, थोरियम इन सब की रेडिएटिविटी सेम होती। इनकी रेडिएटिविटी डिफरेंट है, इनके नेचर पे डिपेंड करता है। और ऑप्शन डी है जनाब टाइम, टाइम भी डिपेंड करता है, बिकॉज हाफ लाइफ इज इन्वॉल्व इन रेडिएटिविटी और हाफ लाइफ एक गुजर जाए तो एक्टिविटी कम हो जाती है, 2 हाफ लाइफ गुजर जाए और कम हो जाती है, 3 हाफ लाइफ गुजर जाए और कम हो जाती है। तो इन तीनों पर रेडिएटिविटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 39, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 39, नॉट यूनिट ऑफ रेडिएटिविटी, which one of the following, which one is not
द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत बस गुजारा है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन याद रखें रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है और प्रोसेस का यूनिट नहीं होता, यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का होता है। यहाँ एक्टिविटी होना चाहिए था, रेडियो एक्टिविटी नहीं। स्टैंडर्ड पेपर है लेकिन हर जगह थोड़ी बहुत ऊंच हो जाती है। स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्टेटमेंट होना चाहिए था कि द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, बट अगर नहीं है सो यू हैव टू कंसिडर इट एक्टिविटी। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी इज बैक्वेरल। ऑप्शन बी इट इज क्यूरी, और ऑप्शन सी है डीके पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। कहा गया है कि कौन सा एक्टिविटी का यूनिट नहीं है, तो याद रखिए ये इसका यूनिट है स्टैंडर्ड। इन्होंने तो मांगा कि नहीं है, तो ये गलत। क्यूरी भी इसका यूनिट है, और डीके पर सेकेंड को 1 बैक्वेरल कहते हैं, ये भी इसका यूनिट है। लिहाजा टेस्ला पर मीटर स्क्वायर ही यूनिट नहीं है, क्योंकि टेस्ला पर मीटर स्क्वायर एक्टिविटी या रेडियोएक्टिविटी का यूनिट नहीं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। The last question for today's lecture, lecture number 4. Question number 40 और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किस चीज का यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ, आई थिंक देखो इससे पहले क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी, वही गलती फिर हुई है, एक्टिविटी होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी नहीं, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है जरा हाफ लाइफ, और ऑप्शन डी है ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिज्म, ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक इंपैक्ट्स। तो जनाब टेम्परेचर का यूनिट तो क्यूरी है ही नहीं, हाफ लाइफ तो टाइम है, इसका यूनिट तो सेकंड होता है, ट्रांजिशन इज अ प्रोसेस, रेडियोएक्टिविटी ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूं कि सही ऑप्शन होता एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी कहना चाहिए, इसको रेडियोएक्टिविटी नहीं कहना चाहिए। बट अगर नहीं है तो इस कंपेयर टू अदर ऑप्शंस इट इज द बेस्ट ऑप्शंस। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग, फॉर योर गुड एंड नाइस कमेंट्स। अल्लाह आपको कामयाब करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पेपर। 14 MCQs रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।